हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एजर्शन एंड रीज़न। आप सबको पता होगा कि मैं सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, वो भी हैंड रिटन। उसके बाद मैंने हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड किए थे 60-70, जिससे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, जिसमें मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, और जो एमसीक्यू होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए थे। उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपलोड किए थे, जिससे आपको एक चैप्टर के अंदर से ये समझ आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में इंक्लूडेड थे। ओके उसके बाद मैंने जब 2 सैम्पल पेपर अपलोड किए तो उसमें एजर्शन और रीज़न के कुछ क्वेश्चन आए, तो बच्चों ने बोला कि सर ये समझने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, और जिन बच्चों को समझ आ गया उन्होंने बोला कि सर हमें एक अलग से वीडियो चाहिए जिसमें सिर्फ एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन हो, क्योंकि ये टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसे ही करते हैं। ओके तो इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे एजर्शन एंड रीज़न के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यार वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं सारे के सारे चैप्टर मोस्टली अपलोड कर चुका हूँ। यूपी बोर्ड के लिए कुछ नहीं करे, वो भी जल्दी कर दूंगा, बट अपलोड करने के बाद भी बच्चे पूछते हैं कि सर चैप्टर कहाँ है, ठीक है, चैप्टर की वीडियो नहीं मिल रही। तो यार वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप शेयर नहीं करते, वीडियो की रीच नहीं है। वीडियो की रीच बढ़ाओ तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने रेशो चेक करा कि बहुत सारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो भावनाओं में मत बहो, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बाद में आपको फिर याद रहे ना रहे। ओके जी, तो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओके तो एजर्शन और रीज़न को आप अगर अच्छे से करना चाहते हो ना, तो उसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो है कि आप अच्छे से चैप्टर को आना चाहिए आपको चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ढंग से चैप्टर नहीं आता दोस्त, आप एजर्शन और रीज़न को करने में बहुत ज़्यादा झोल कर जाओगे। ओके तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल मार्क्स लाने का सिंपल फंडा, चैप्टर प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज, फिर सैम्पल पेपर टाइम बचे तो तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, फुल मार्क्स स्कोर पर कर पाओगे। अब करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीज़न। सबसे पहले तो एजर्शन और रीज़न को करने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि लाइन को इंडिविजुअली पढ़ो, एजर्शन इंडिविजुअली पढ़ो, रीज़न इंडिविजुअली पढ़ो, ठीक है। बताता हूँ कैसे। एजर्शन लिखा है आपका कि इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। क्या ये बात सही है? क्या इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था? बिल्कुल सही बात लिखी हुई अभी तक तो। ऑफ विच वॉज वन रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, और जिसमें से एक जो स्टेट था उसमें जो राजा था वो इटालियन था। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, 7 स्टेट में इटली बटा हुआ था, जिसमें से एक पर इटालियन किंग था। ये बात एकदम सही लिखी हुई है। अब रीज़न पे आओ, अभी कुछ मत देखो, सिर्फ रीज़न को पढ़ो और रीज़न को पढ़ के देखो क्या ये बात सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो नॉर्थ वाला पार्ट था इटली का, वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर आता था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था ना, तो यानी रीज़न गलत है, ठीक है। तो अब देखो, यानी एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। ये देखो, इसका आंसर होगा सी, इफ़ एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सी आपको मार्क करना है क्योंकि एजर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। आगे आने वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से और ज़्यादा समझ पाओगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा है, दोबारा से इंडिविजुअली पहले चेक करो। पहला जो एजर्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रांस विटनेस द एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास लोग एमर्ज हुए थे। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। अब रीज़न पे आओ कि इंडिविजुअली चेक करो। द एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल पैटर्नेज। अब ये पैटर्नेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि राजा रानियों की दया से या राजा रानियों के संरक्षण से मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था। क्या ये बात सही है? मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था, ये बात एजर्शन तो एकदम सही लिखा हुआ है, बट रीज़न लिखा हुआ है कि मिडिल क्लास इसलिए एमर्ज हुआ था क्योंकि राजा रानी ने हेल्प करी। बिल्कुल नहीं, राजा रानी तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मिडिल क्लास एमर्ज हो। मिडिल क्लास तो अपनी मेहनत से काम वगैरह करके, जो थर्ड क्लास के लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने काम वगैरह करके, ट्रेड वगैरह करके, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी और तब जाके वो मिडिल क्लास बने। तो एजर्शन तो एकदम सही लिखा है कि 18th सेंचुरी में हमारे जो मिडिल क्लास थे वो एमर्ज हुए, बट रीज़न एकदम गलत है, ठीक है, कि जो हमारे मिडिल क्लास थे वो रॉयल पैटर्नेज की वजह से नहीं आए। तो इसका मतलब ये भी क्या है कि एजर्शन ट्रू है, बट जो हमारा रीज़न है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा जी, हाँ जी, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि गसेपे मजीनी वर्कड विद द कंजर्वेटिव फॉर द मोनार्की। क्या जो गसेपे मजीनी था वो राजा के लिए काम करता था? बिल्कुल नहीं, गसेपे मजीनी तो एक लिबरल था जो कि मोनार्की के, राजा रानी के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो यानी एजर्शन तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और अब रीज़न पे आते हैं, क्या रीज़न सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ?
इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। क्या गसेपे मजीनी ये चाहता था कि जो इटली है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटा रहे? बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि ये चाहता था कि इटली को छोटे छोटे पैच वर्क में नहीं बटा रहना चाहिए, उसको मिला देना चाहिए। यानी एजर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर रॉन्ग। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया ये वाला? मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ। पहली बात तो आप खुद इसका आंसर करने का ट्राई करो, इसलिए आपको टाइम भी दे रहा हूँ। दूसरी बात है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना है तब आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है जी, ओके। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक कंट्री को बनाने में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमने देखा था लोगों ने, पोएट जो थे उन्होंने, आर्टिस्ट वगैरह थे, पोएम से, फोक सॉन्ग से लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए ट्राई किया और ऐसे ही बहुत सारी कंट्री भी बनी। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर है। तो यानी एजर्शन तो एकदम सही लिखा है, रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक से रिलेटेड है, पता ही है आपको, एजर्शन एकदम सही है। नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ो, weavers in Sicily had a revolt against a contractor who supplied raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment। पहली बात तो मैंने रीज़न पहले मैंने एजर्शन देखा जो एकदम सही लिखा हुआ था। ठीक है, अब रीज़न इंडिविजुअली पढ़ो। वीवर जो थे सिल्सिया के अंदर, उन्होंने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, जॉब वगैरह जा रही थी, तो वो वर्करों को या वीवर को बहुत कम पैसे दे रहा था। तो ये वाली लाइन भी सही लिखी हुई है, एजर्शन और रीज़न दोनों सही है। बट अब ऊपर आ जाओ, क्या जो अब एजर्शन दोबारा पढ़ो, एजर्शन में लिखा है कि कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। जो कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक नेशन को बनाने में। ठीक है, इसका रीज़न है क्या ये नीचे वाला? मेरे कहने का मतलब है ऊपर जो लाइन लिखी हुई है कि उसका नीचे से कोई लेना देना है? कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, ये लाइन सही लिखी हुई है, बट इसका क्या रीज़न से कोई लेना देना है? नहीं, इसका रीज़न से कोई लेना देना नहीं है। वीवर ने जो रिवोल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, क्या वो कल्चर से रिलेटेड किया था? कल्चर का तो कोई लेना देना ही नहीं था, उसने तो बस इसलिए किया था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत उनको कम पे दे रहे थे। तो यानी इसका होगा कि both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of assertion। आपको समझ आया ना ये कि assertion और reason दोनों की दोनों सही है, बट जो reason है वो correct explanation नहीं है assertion का। reason का assertion से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन दोबारा से रीड करते हैं, इंडिविजुअली हम रीड करेंगे इसको भी, कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस द वेरियस मेजर एंड द प्रैक्टिस लाइक द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बिल्कुल, ये बात सही लिखी हुई है कि जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने क्या किया था कि लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए आइडिया ऑफ ला पैट्री और ला सिटोयन लेकर आए थे वो। एजर्शन एकदम सही लिखा है। अब आ जाओ रीज़न पे। रीज़न ये लिखा हुआ है कि दिस वाज डन, यानी ये ला सिटोयन ला पैट्रिया का जो आइडिया था वो क्यों लाया गया? ताकि जो लोग हैं उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाई जा सके। तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट आपने एक बात नोटिस करी कि इस बार एजर्शन का रीज़न से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यानी रीज़न जो लिखा हुआ है इसके अंदर कि लोगों में ला पैट्री और ला सिटोयन का जो प्रैक्टिस करी गई थी, मेजर लिए गए थे, वो इसलिए किए गए थे ताकि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाई जा सके फ्रेंच पीपल में। तो इसका आंसर होगा कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। दोनों की दोनों लाइनें सही लिखी हुई है और रीज़न भी जो है उसका एजर्शन से बहुत ज़्यादा लेना देना है और रीज़न जो है वो एजर्शन का ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हो। नीचे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन हमारा कि ऑन 18 मई 1848 हमारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिवोल्ट इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे जो पहली बात तो एजर्शन देखो अच्छे से। आप ये बताओ कि 18 मई 1848 में आपको पता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला है ना, तो वहाँ पर सारे की सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पर क्या हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रिवोल्ट किया था?
नहीं, उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था। रिवोल्ट तो हमारे फार्मर ने और पीजेंट ने किया था, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। तो यानी इस बार एजर्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने रिवोल्ट नहीं किया था, तो यानी एजर्शन हमारा एकदम गलत है। ओके जी, अब आ जाओ रीज़न पे, ठीक है। पहली बात तो देखो, एजर्शन गलत है तो रीज़न भी गलत ही होगा, बट फिर भी एक बार रीज़न को रीड करते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिवोल्ट अगेंस्ट द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। पहली बात तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने रिवोल्ट किया ही नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ठीक है। दोनों की दोनों गलत है ना। अच्छे से समझ पा रहे होंगे आई होप, ठीक है। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से सुनना। द स्कॉटिश हाईलैंडर वॉर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, यानी उनकी जो लैंग्वेज थी, जो स्कॉटिश लोग थे उनकी लैंग्वेज थी, और वो अपने कपड़ा, अपने नेशनल ड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें वो एक तरह से भूल चुके थे। लार्ज नंबर ऑफ वर फोर्सली ड्राइव आउट टू देयर होमलैंड, और उनको अपने एरिया से भी भगाया जाने लगा। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है, क्योंकि याद होगा आपको कि जो हमारा स्कॉटलैंड था, ठीक है, जब इंग्लैंड ने एक ट्रिटी करी थी स्कॉटलैंड के साथ, एक्ट ऑफ यूनियन। अब आपको ये बताना है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब साइन हुआ था। तो उन्होंने स्कॉटिश के कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करी थी, उनकी लैंग्वेज को, उनकी नेशनल ड्रेस को, और बहुत सारे लोगों को तो उनके एरिया से भी निकाल दिया गया था, और वहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट कर दिया गया था इंग्लिश लोगों का, यानी इंग्लैंड के लोगों का, ठीक है। तो एजर्शन तो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब रीज़न पे आ जाओ। रीज़न लिखा हुआ है, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब पहले तो रीज़न देखो, रीज़न की जो लाइन लिखी हुई है, क्या वो सही लिखी हुई है? जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी, ठीक है, ताकि जो डोमिनेंस है वो क्रिएट किया जा सके कैथोलिक कंट्री के अंदर लोगों के दिमाग में। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बिल्कुल, ये बात एकदम करेक्ट लिखी हुई है, यानी अजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। पर इस रीज़न का आयरलैंड का स्कॉटलैंड से या स्कॉटिश से कोई लेना देना है? आयरलैंड को बहुत बाद में 1801 में ज़बरदस्ती मिलाया गया था, तो हुआ तो सही था। मतलब रीज़न जो लिखा हुआ, जो लाइन लिखी हुई है रीज़न में, कि जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने आयरलैंड की हेल्प करी थी, जो प्रोटेस्टेंट थे आयरलैंड के उसकी हेल्प करी थी, ताकि वहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट किया जा सके, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। पर इस नीचे वाले रीज़न का, आयरलैंड के रीज़न का स्कॉटिश से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। स्कॉटिश को तो बहुत पहले मिलाया गया था और आयरलैंड को बहुत बाद में मिलाया गया था। तो यानी कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, जो एजर्शन एंड रीज़न है वो दोनों की दोनों सही है, पर जो रीज़न है उसका एजर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। आई होप आप ये अच्छे से समझ पाए हो। अगर कोई दिक्कत आई हो ना तो मेरे को ज़रूर बताना दोस्त, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर शायद बच्चे कंफ्यूज ना हो। आई होप मैं आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझाने में सक्सेसफुल रहूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। अब आपको पता है जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, अभी तक हमारा एजर्शन एकदम सही चल रहा है कि अलग अलग किंगडम में बटे हुए थे, ठीक है। डच एंड द कैंटन्स वर हु रूल्ड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, यानी वो भी अपने एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है, अपने अपने टेरिटरी में रूल कर रहे थे। तो क्या ये एजर्शन सही लिखा हुआ है? बिल्कुल ये बात सही लिखी हुई है कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड डिवाइडेड थे किंगडम के अंदर, और जो डच वगैरह थे और जो कैंटन्स थे उनका भी अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी थी, ठीक है। ये बात एकदम सही लिखी हुई है। अब आते हैं रीज़न पे। दे वर क्लोजली बाउंडेड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ ऑटोनोमस रूल, वो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। यानी ये लिखा हुआ है कि रीज़न लिखा हुआ है कि उनके किंगडम अलग अलग होने की बावजूद भी वो जुड़े हुए थे आपस में। बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली बल्कान्स की बात हो रही है। पूरे बल्कान्स में दिक्कत ये थी कि सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग कल्चर था, तो वो अलग थे और उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, कल्चर भी अलग था। एक्चुअली में जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे जो लोग रहते थे उन तक का कल्चर अलग था, उन तक की लैंग्वेज अलग थी। तो यानी एजर्शन तो एकदम सही लिखा हुआ है कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड बटे हुए थे और डचेस और कैंटन्स का भी अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी मिली हुई थी उनको। बट जो रीज़न है वो एकदम गलत है, वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, उनका कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें अलग अलग थी, कोई भी बाउंडिंग नहीं थी, कोई भी एक तरह से बॉन्डिंग नहीं थी उन दोनों में, या अलग अलग या एम्पायर के या एक ही एम्पायर के लोगों में। तो यानी इसका आंसर है कि एजर्शन जो है वो एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है, ये अलग अलग में बटे हुए थे। बट जो हमारा रीज़न है वो एकदम गलत है,
ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो ये बहुत अच्छे से, ठीक है, कि एजर्शन तो हमारा सही है बट हमारा जो रीज़न है वो एकदम गलत है। ओके, अब आते हैं नीचे, ये सॉरी मैंने इस पे कर दिया, ये वाला है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो एजर्शन तो एकदम सही है बट रीज़न एकदम फॉल्स है। अब आते हैं हमारे चैप्टर 2 पे, नेशनलिज्म इन इंडिया पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर पढ़ो, एजर्शन पढ़ो, ठीक है। एजर्शन लिखा हुआ है द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट ऑफ प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास, यानी मद्रास को छोड़कर बाकी जितने भी इलाके थे हमारे इंडिया में, बाकी सब जगह इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। क्या ये बात एकदम सही लिखी हुई है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही लिखी हुई है, क्योंकि मद्रास को छोड़कर बाकी जो भी इलाका था वहाँ पर क्या था, इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। आई होप आपको ये भी याद हो कि मद्रास के अंदर लोगों ने बॉयकॉट क्यों किया था। जस्टिस पार्टी थी ना वहाँ पर, उनको ना थोड़ा सा ब्राह्मण जो लोग थे वो थोड़ा सा डोमिनेंस क्रिएट करते थे उन पे, ठीक है, तो उनको लगा कि अगर हमें इनके डोमिनेंस से निकलना है तो यही अच्छा तरीका है, क्योंकि उन्होंने तो बॉयकॉट कर रखा है, हम आसानी से जीत सकते हैं। तो यानी एजर्शन एकदम ट्रू है। ओके, नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है रीज़न की, कि इन मैनी प्लेस मर्चेंट एंड द ट्रेडर रिफ्यूज़ टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, यानी बहुत सारे इलाकों में, इंडिया में बहुत सारे इलाकों में मर्चेंट ने और ट्रेडर ने क्या किया था, फॉरेन गुड्स को लेने से मना कर दिया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात एकदम सही है, यानी एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। बट क्या एजर्शन का रीज़न से कोई लेना देना है? उस इलेक्शन का, मद्रास के इलेक्शन का, क्या ये जो रिफ्यूज़ हुआ था और जो बॉयकॉट हुआ था उससे कोई लेना देना है? क्या मद्रास में जो बॉयकॉट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि मर्चेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था फॉरेन गुड्स का और ट्रेड वगैरह का लेन देन? नहीं। तो यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा कि बोथ रीज़न एंड एजर्शन इज़ ट्रू या आर ट्रू, बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ना आप खुद आंसर देने का ट्राई करना मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दूंगा कि एजर्शन हमारा है कि 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर, पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। क्या ये बात सही है? नहीं है? आपको बताना है। रीज़न जो लिखा हुआ है कि गांधी जी ने खेड़ा गुजरात के अंदर जो हमारा सत्याग्रह किया था वो इसलिए किया था, ताकि क्यों किया था, क्योंकि वहाँ खेड़ा गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेग वगैरह की बीमारी फैल गई थी और वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि एजर्शन सही लिखा हुआ है, फिर आपको ये चेक करना है कि रीज़न सही लिखा हुआ है, और फिर देखना है कि क्या गांधी जी ने सच में खेड़ा गुजरात के अंदर जो किया था वो इसलिए किया था सत्याग्रह, ताकि जो क्रॉप फेलियर और एपिडेमिक की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से किया था। तो आप इसका आंसर बताना, ठीक है। और दोस्त पूरा लिखना मेरे कहने का मतलब है पूरा लिखना कि एजर्शन नहीं है, कि मेरे को पता चल पाए कि इसी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, क्योंकि बाकी जो भी बच्चे होंगे अगर उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आई होगी ना तो क्वेश्चन पूरा लिखना, जिससे मेरे को पता चल जाए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो कमेंट में ये नहीं पता चलता कि आप कौन सी वीडियो से पूछ रहे हो, तो इसलिए क्वेश्चन पूरा लिखोगे तो मेरे को अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसका आंसर आप ज़रूर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीज़न इन द सिटी। एजर्शन लिखा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो शहरों वाले एरिया में, सिटी वाले एरिया में बहुत तेज़ी से नीचे नीचे जाता चला गया, मतलब स्लोली नीचे जाता चला गया। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको स्टोरी याद हो कि गांधी जी ने बोल तो दिया जी कि कपड़ों को बॉयकॉट कर दो और साथ ही में जो फॉरेन के कॉलेजेस वगैरह उसको बॉयकॉट कर दो, ठीक है। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, और उसके बाद है ना जो हमारा ये मूवमेंट था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने बोला फ़ॉरेन कपड़े मत पहनो, जी फ़ॉरेन कपड़े ना पहने तो गरीब लोग क्या पहने, तो गांधी जी ने बोला, और बाकी जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला खादी पहनो। खादी आती थी महंगी, तो इसलिए लोगों ने दोबारा अंग्रेज़ों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, और गांधी जी ने बोला था कॉलेज स्कूल में मत जाओ। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेगा इंडिया, नहीं तो बढ़ेगा कैसे, तो इसलिए बच्चों ने सोचा कि यार दोबारा से कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के कोई स्कूल और कॉलेज नहीं थे, और टीचर ने भी सोचा कि दोबारा हमें पढ़ाना पड़ेगा, तो ये रीज़न था। अब जो मैंने रीज़न बताया, क्या उस रीज़न का इससे कोई लेना देना है? एक बार पढ़ो कि एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड द पीपल बिगेन डिस्कार्टिंग इम्पोर्ट क्लोथ्स या इम्पोर्टेड क्लोथ्स
एंड वियरिंग द इंडियन वंस द प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन मील्स एंड द हैंडलूम वेंट अप। इसका मतलब है कि जब लोगों ने ब्रिटिश के कपड़ों को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, तो इंडिया का जो टेक्सटाइल मील का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ये बात सही लिखी हुई है, ये बात सही है, ठीक है। बट इसका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है कि जी कम कैसे हुआ। हम बोल रहे हैं कि जी ये धीरे धीरे स्लो डाउन कैसे हो गया, बट इसमें तो ये रीज़न दे रखा है कि जी बढ़ा कैसे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ऊपर वाली लाइन का एजर्शन का रीज़न से कोई लेना देना है। आपको याद है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वो कम हो गया था, उसका मतलब ये एजर्शन में लिखा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हमारा वो कम हो गया था, स्लो डाउन हो गया था सिटीज़ में। अब इसका रीज़न तो आपको वैसे ही पता है कि एक तो गांधी जी ने बोला था खादी पहनो, बट खादी महंगी आती थी और हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे, तो बच्चों ने दोबारा से ब्रिटिश कॉलेज ज्वाइन कर दिया। क्या जो मैंने लाइन बोली क्या वो इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइनें लिखी हुई तो सही है, बट जो एजर्शन है वो करेक्ट रीज़न नहीं है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एजर्शन का। हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अवध द, ये एजर्शन पढ़ रहा हूँ मैं, इन अवध द पीजेंट वर लेड बाय द अलौरी सीताराम राजू। ठीक है, जो अवध था, अवध के अंदर अलौरी सीताराम राजू ने पीजेंट के मूवमेंट को लेड किया। क्या बात सही है? एकदम गलत है। पहली बात तो अवध से कोई लेना देना नहीं था अलौरी सीताराम राजू का। अलौरी सीताराम राजू जी का लेना देना था आंध्र प्रदेश से। अवध कहाँ, आंध्र प्रदेश कहाँ? ठीक है, तो ये गलत है। एजर्शन गलत है तो रीज़न भी गलत लिखा होगा, बट फिर भी हम रीज़न एक बार पढ़ लेते हैं। एजर्शन देखो, अगर ऊपर वाली लाइन गलत है ना तो फिर समझ लो एजर्शन भी गलत है, तो बोथ रॉन्ग पे कर देना, बट मैं फिर भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि आपको सही में समझ आ जाए। तो जी पहली बात तो इसमें ऊपर लाइन लिखी हुई है कि अलौरी सीताराम राजू ने अवध में मूवमेंट किया। ठीक है, रीज़न ये बता रखा है कि वो औद किसान सभा से परेशान थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट किया। बिल्कुल नहीं, बल्कि अवध के अंदर जो लोग थे वो तो खुश थे, ठीक है, और वो तो चाहते थे कि औद किसान सभा बने। तो पहली बात ये भी गलत है, रीज़न भी और एजर्शन भी गलत है। ठीक है, तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। ठीक है जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो आप एक्सप्लेनेशन भी समझ पा रहे हो ना, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको ये कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझना, ठीक है। और अगर ये आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है कि सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये हुआ था नहीं हुआ था, तो दोस्त आपने शायद चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा, तो आप चैप्टर की वीडियो जाकर देख कर आओ, जाओ स्टोरी वे में समझोगे तभी आपकी बात बनेगी। ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास अभी। अगर आप बिल्कुल अभी जब मैंने वीडियो अपलोड करी है तभी देख रहे हो तो दोस्त आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से चैप्टर समझ सकते हो। बट अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हो तो ये वीडियो देख लो, आपका सेट है, सॉर्ट आउट है। ठीक है, तो एजर्शन लिखा हुआ है कि रिच पीजेंट बिकेम enthusiastic supporter of the civil disobedience movement, organize their committees या communities at the time of forcing reluctant member to participate in the boycott program। आपको पता है कि जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था तो बहुत सारे जो रिच पीजेंट थे वो बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, बहुत ही खुश थे कि जी बढ़िया कर रहे हो आप, गांधी जी को सपोर्ट करो। और रिच फार्मर जो दूसरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना उनकी कम्युनिटी को, उनको भी बोल रहे थे कि जी आप सपोर्ट करो बॉयकॉट प्रोग्राम को, जैसे गांधी जी बोल रहे हो वैसे करो। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात 101% सही लिखी हुई है। अब रीज़न पढ़ो। रीज़न ये लिखा है कि हाउ एवर दे वर डीपली हैप्पी विद द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विद द रेवेन्यू रेट बीइंग लोअर्ड। पहली बात तो है कि जो 1931 में गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था ना, तो बहुत सारे लोग जो थे वो गांधी जी से गुस्सा थे, वो ये गांधी जी से पूछना चाहते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यानी ये लाइन तो एकदम गलत लिखी हुई है, तो एजर्शन एकदम ट्रू है और रीज़न एकदम गलत। ठीक है, तो इसका मतलब होगा इफ़ एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। देखो अगर ये सही होता तो हम देखते कि इसका ऊपर से कोई लेना देना है या नहीं है, बट जब ये गलत ही है तो हम क्या रिलेशन देखें इसमें। ठीक है, तो इसलिए इफ़ एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी एंटर इनटू गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी जी ने जो इरविन पैक्ट किया था, गांधी इरविन पैक्ट किया था, साइन किया था उस पर 5 मार्च 1931 को किया था। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, गांधी जी ने सच में साइन किया था हमारे उसके अंदर गांधी इरविन पैक्ट के अंदर। अब रीज़न पे आ जाओ। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ पुट इन जेल
द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर इनलीगल, द सीरीज ऑफ मेजर हैज़ बीन इम्पोज टू प्रिवेंट द मीटिंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड द बॉयकॉट। क्या ये बात सही लिखी है कि गफ्फार खान को और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, साथ ही में मीटिंग वगैरह पे क्या लगा दी गई थी, इम्पोज कर दी गए थे मेजर की मीटिंग नहीं ले सकते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ले सकते, बॉयकॉट नहीं ले सकते, कर सकते। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। बट अब हम ये देखते हैं क्या रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है। पहली बात तो गांधी इरविन पैक्ट क्या इसलिए हुआ था कि गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू को बाहर निकाल दिया जाए? नहीं। गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद गांधी इरविन पैक्ट में एक बात बोली गई थी कि गांधी जी को बोला गया था कि आप सेकंड राउंड टेबल अटेंड करो। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल अटेंड करने गए, फोर्स नहीं किया था, बोला गया था। तो जब वहाँ से लौटे तब उन्होंने देखा कि गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जेल में डाल दिया गया है। तो यानी गांधी इरविन पैक्ट होने का रीज़न ये नहीं था कि गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू सबको जेल में डाल दिया था, बल्कि ये गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद हुआ था। तो यानी ये दोनों की दोनों चीज़ हुई तो थी, बट रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना नहीं। गांधी इरविन पैक्ट जो था वो पहले हुआ था, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू गफ्फार खान को बहुत बाद में, जब मीटिंग अटेंड कर ली थी सेकेंड राउंड टेबल, जब वहाँ से आए थे तब देखा गांधी जी ने ये सब कुछ। तो यानी बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों की दोनों बातें सही तो लिखी हुई है, बट रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना नहीं। ये जो रीज़न में जो बात लिखी गई है ये बहुत बाद में हुई थी और गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था। ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। तो एक ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं खुद दे रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना पहले कि व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। क्या ये बात सही लिखी हुई है? अब बताना, ठीक है। उसके बाद रीज़न लिखा हुआ है कि जो गांधी मतलब ये स्लोगन गो बैक साइमन का स्लोगन जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया था एट द टाइम, उस टाइम में। पहली बात तो गांधी जी ने जो मार्च किया था, क्या साइमन कमीशन का और ये दांडी मार्च का आपस में कोई लेना देना है? नहीं। और दूसरी बात है, जब साइमन कमीशन आई थी इंडिया के अंदर 1927 में बनी थी और 28 में इंडिया के अंदर आई थी, तो क्या दांडी मार्च चल रहा था उस टाइम? नहीं चल रहा था ना। आई होप ये पता हो, मैंने चलो इसका आंसर भी बता दिया आपको। बट इसका मतलब एजर्शन तो एकदम सही लिखा है, बट रीज़न जो है वो एकदम गलत है। दांडी मार्च का इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब रीज़न एकदम गलत है, ठीक है। उस टाइम गांधी जी ने दांडी मार्च नहीं निकाला था, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रीज़न है वो एकदम गलत है, ठीक है, बट जो हमारा एजर्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। ओके, आई होप इसका आंसर आपने खुद ट्राई किया हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी, मैंने सारे के सारे हिस्ट्री के एजर्शन और रीज़न दिए हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी मैं जियो के, इकोनॉमिक्स के, सिविक्स के अपलोड करूँ तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और जितना हो सके वीडियो शेयर करना, क्योंकि सारे के सारे आपको ये बता रहे हैं कि एजर्शन और रीज़न को आपको कैसे सॉल्व करना है, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहे आपको। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि चैनल की रीच पता नहीं बढ़ क्यों नहीं रही। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूट्यूब मेरे को क्रिएटर नहीं समझता, तो वो थोड़ा रिकमेंड नहीं करता। तो आप रिकमेंड करो, मतलब आप जितना हो सके शेयर करो। हमारे चैनल को किसी भी हालत में हमें 1 लाख पहुँचाना है इस साल। टारगेट बहुत ज़्यादा दूर है, अभी हमारे 40,000 है, बट आई होप इस साल हो जाए, ठीक है। आपके सपोर्ट की वजह से जब मैं इतना आगे आया हूँ तो और भी आगे जाएंगे, ठीक है। सो और एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में उसमें 2500 मतलब 2250 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। वहाँ पर मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, बट फिर भी उस बच्चे को, बहुत सारे बच्चे उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लोगे, बट पता नहीं बच्चों ने नोटिफिकेशन बेल दबाई है या नहीं दबाई, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई होगी तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा बिल्कुल उस टाइम आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, जैसी मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आपका देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता मैंने वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोनों को, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और साथ ही में
जो हमारा आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10 के टेलीग्राम चैनल में ऑलमोस्ट 2500-3000 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझाता भी रहता हूँ। कुछ क्विज़ वगैरह भी लूँगा मैं, अभी तक तो नहीं ली, बट कुछ आगे चल के मैं क्विज़ वगैरह लूँगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।